आज बात करेंगे हिंदी चैप्टर 7 है जो शिक्षण शास्त्र पेडोलॉजी की। अब तक मैंने 6 चैप्टर पढ़ा दिया है और मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और मित्रों, आज का 7वां चैप्टर हमारा है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो मित्रों, मैं आपको दिखा दूँ सिलेबस। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें टोटल 8 चैप्टर हमारे हैं हिंदी पेडोलॉजी में। देखिए, जुलाई 2020 का है, जैसे 15 क्वेश्चन हमारा पेडोलॉजी आता है। देखिए लिखा है यहाँ पे, पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, और यहाँ पे मैंने इवैल्यूएशन मूल्यांकन जैसे प्लेलिस्ट मेरा प्लेलिस्ट में पढ़ाया है। इम्पोर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट हमारी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और आज टीचिंग मेथड की बात करेंगे, जो मैं चैप्टर 7 है पढ़ाएंगे इसे हम। और जो रिमेंडल टीचिंग है, निदानात्मक उपचारात्मक है, इसे मैंने प्लेलिस्ट में अपने सीटेड इम्पोर्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, उससे मैंने इसे पढ़ाया है। तो मित्रों, आज हमारा पेडागोलॉजी हिंदी का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। और मैंने जो ये हमारा लास्ट 8वां है, इसे मैंने प्लेलिस्ट में, जिसे निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, इसे प्लेलिस्ट सीटेड इम्पोर्टेंट के नाम से बनी है। आप इसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों, चलिए बिना देरी के चलते हुए टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा आज? सहायक शिक्षण सहायक सामग्री। मतलब इस मेथड की आज हम बात करेंगे, जिस मेथड टीचिंग मेथड कहते हैं। इस मेथड से अध्यापक किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है और शिक्षा किस तरह से उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। चलिए बिना देरी के, मैंने व्याख्या किया है, बात करते हैं। जब एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन कराता है तो वह बच्चों को अवधारणा समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग करता है। मतलब जब एक शिक्षक है कक्षा में बच्चों को जब पढ़ाता है, तो जैसे वह निम्न प्रकार के अपने उपागम, अपने सामग्री का प्रयोग करता है, जैसे चाक, डस्टर, और उसके बाद श्यामपट्ट और चार्ट, कंप्यूटर आदि इसी तरह के निम्न प्रकार की सामग्री का वह प्रयोग करता है, ताकि जिस तरह से बच्चे उसे आसानी से देख सकें, सीख सकें, उन्हें सीखने में कोई कष्ट ना हो, उन्हें परेशानी ना हो। क्योंकि आप जानते हैं, बच्चों को जितने व्यवहारिक रूप में आप शिक्षा देंगे, उतना ही वह अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे। तो अध्यापक अपने टीचिंग एड्स, मतलब इस मटेरियल के साथ वह पढ़ाता है, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, जैसे में श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, चार्ट चित्र, फ्लैश कार्ड, समाचार पत्र, कंप्यूटर आदि इन सामग्रियों की शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, और मैंने व्याख्या किया है जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। देखिए, मैंने इसमें 9 पॉइंट है, हमने लिखा है शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य एवं लाभ एवं महत्व। मतलब जो शिक्षण सामग्री होती है हमारी, उसका बच्चों के जीवन में, बच्चों के शिक्षण में किस तरह से वह लाभप्रद होता है, हम इसको देखेंगे। मित्रों, मैं इसे पॉइंट वाइज व्याख्या किया है, जिसे मैंने 9 पॉइंट लिया है। और मैं इसमें पॉइंट वाइज जो लिखा है, अगर मित्रों आपको गलत समझ में आता है, कोई हमसे त्रुटि हुई हो, तो माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। क्योंकि मैंने भरपूर प्रयास किया है कि मैं शुद्ध रूप से कई बुक से मिला करके मैं इस नोट्स को बनाया हूँ और प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं इसे अपने हाथों से लिखता हूँ मित्रों, बहुत तकलीफ़ होती है लिख के आप तक पहुँचाता हूँ, लेकिन ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट एक हमारा, शिक्षक के लिए पाठ को समझने में सहायता मिलती है, छात्र पाठ में रुचि लेते हैं। देखिए, पहली पॉइंट हमारी क्या है? शिक्षक के लिए पाठ समझने में सहायता मिलती है। मतलब जो हमारा शिक्षक होता है, इसके माध्यम से शिक्षक पहले समझता है। देखिए, अच्छा शिक्षक तभी वही होता है जो बच्चों को उस पॉइंट को पढ़ाने से पहले वह खुद उसका अध्ययन करे, ठीक है। क्या करे? जो बच्चों को पॉइंट और चैप्टर पढ़ाना है, वह अध्यापक क्या करे? पहले उसे खुद समझ ले और तब अपने जीवन में वो ला करके बच्चों के जीवन में लाए, तो वह उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। यही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी पॉइंट है, छात्र पाठ में रुचि लेते हैं। जब से आप टीचिंग मेथड के माध्यम से पढ़ाएंगे, बच्चों को चार्ट दिखाएं, जैसे बच्चा है उसे अगर कोई एप्पल के बारे में बता रहे हैं, तो एप्पल का अगर मतलब सेब का उसे चित्र दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से उसे पढ़ाएंगे। जैसे गिनती पढ़ा रहे हैं, तो गिनती का आप क्या करेंगे, उसे जो है कि टेबल दिखाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, उस टेबल के माध्यम से जल्दी ग्रहण कर लेगा, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा कोई चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो उसकी इंद्रियाएं जो होती हैं वो सक्रिय होती हैं। वह देख सकता है, सुन सकता है, मतलब वो जो बच्चा देख सकता है, वो क्या है, उसकी देख करके कोई चीज़ को ग्रहण करता है, तो उसकी इंद्रियाएं सक्रिय होती हैं और उस चीज़ को आसानी से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और इसलिए तभी बच्चे पाठ में रुचि लेंगे। जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में उसे दिखा दिए कि आज एक कहानी के बारे में बता दिए, सेब के बारे में कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छी कहानी से कंप्यूटर के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिससे उसके जीवन में सीख मिले। जैसे कि आप जानते हैं, बच्चे को कहानी से बच्चे की तर्क करने की, बोलने की क्षमता, हर चीज़ विकसित होती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे रुचि लेते हैं। अब बात करेंगे, छात्रों की सिखाने की गति बढ़ जाती है।
अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो छात्र होते हैं उनके सीखने की गति जो है बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है भाई, आप टीचिंग मेथड में निम्न प्रकार के उपकरण प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके सामने कंप्यूटर हुआ, खेल हुआ, हर एक माध्यम से उसे, खेल के माध्यम से, हर एक माध्यम से उसे हम क्या करेंगे, बच्चों को कोई चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा क्या है, जाहिर सी बात है रुचि लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी पॉइंट, छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। देखिए अगर आप बच्चे संगीत के माध्यम से उसे पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से उसे दिखा करके चित्र को पढ़ा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, तो क्या करेगा बच्चा, अधिक क्रियाशील होगा, वह अधिक मतलब कार्य करने के प्रेरित होगा कि सर हमको इस तरह से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए छात्रों की सहभागिता बढ़ जाती है, मतलब जो छात्र होते हैं उनकी अध्यापक सहभागिता बढ़ जाती है, एक दूसरे से सहभागी हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंट 6 की बात करें, तीव्र व निम्न बुद्धि वाले छात्र के लिए अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है ताकि उन्हें स्तर में सुधार हो सके। देखिएगा तीव्र व निम्न बुद्धि वाले मतलब जो हमारे सब प्रतिभाशाली बुद्धि वाले हैं, विशिष्ट बुद्धि वाले हैं और मंद बुद्धि वाले, समान बुद्धि वाले हैं, उन छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कोई मंद बुद्धि बालक है, आप उसे बोल दिए क लिखो तो कहेगा क्या बोले सर, ठीक है। लेकिन वहीं प्रतिभाशाली बालक है, आप अगर उसे बोल दिए कि कल एक ही कक्षा में प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि दोनों बालक बैठे अगर हैं तो आप बोल दिए लिखो बच्चों काका, तो काका जैसे ही आप बोलेंगे तो जो प्रतिभाशाली बालक है, जो तीव्र बुद्धि वाला बालक है, वह काका तुरंत लिख लेगा अपने कापी पे। लेकिन जो उसमें सामान्य बालक और मंद बुद्धि वाले बालक है वो कहेंगे क्या बोले सर, दोबारा बोलिए, तो अब क्या करेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे काका, तब पर भी वो लिख नहीं पाएगा। क्यों, जब तक उसे आप श्यामपट्ट पे लिखेंगे नहीं काका तब तक वह लिख नहीं पाएगा। इसलिए जो कि देखिए निम्न प्रकार के आप उसके स्तर के अनुसार उन्हें टीचिंग मेथड का प्रयोग कराते हैं। तो मंद बुद्धि बालक को आप श्यामपट्ट पे लिख दिए काका, तो क्या किया, मंद बुद्धि वाला बालक उसे अपने कापी पे देख करके लिख लिया। लेकिन जो तीव्रवती बालक है, विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, वह पहले से ही लिख लिया, ठीक है। इसलिए उनके स्तर के अनुसार हम प्रयोग करते हैं, मतलब अध्यापक प्रयोग करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का। अब देखिए सातवीं पॉइंट है, जटिल कठिन विषयों को आसानी से समझा सकते हैं। अब देखिए जैसे आप बच्चों को टेबल पढ़ा रहे हैं, उसे ABCD पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसे आप ABCD पढ़ा रहे हैं तो ABCD ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे तो बच्चा देख के पढ़ लेगा, फिर उसे खड़ा करा के इसी तरह से रखवा के पढ़वाएंगे। या ABCD का आप चार्ट पूरा रख देते हैं, ठीक है, तो बच्चा ABCD चार्ट के माध्यम से पढ़ सकता है, ठीक है, उसे चार्ट के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या बच्चे जो कठिनाई नहीं, जटिलता नहीं महसूस होगी, वह आसानी से उसे समझ सकेंगे, ठीक है। बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए अब देखिए टीचिंग मेथड जो होता है उसमें निम्न प्रकार के उपकरण अपनाते हैं, चित्र अपनाते हैं, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि प्रकार उपकरण अपनाते हैं, जिससे क्या करें बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है। अब अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए अमूर्त की बात करते हैं। मूर्त अमूर्त आपने बहुत सुना होगा, आज हमको बताते हैं मूर्त अमूर्त क्या होता है। अमूर्त वह चीज़ होती है जिसे बच्चा उसे जैसे मान लीजिए अमूर्त उस चीज़ को कहते हैं हम जिसे बच्चा देख सके, छू सके, स्पर्श कर सके, ऐसी वस्तुओं को हम अमूर्त कहते हैं और मूर्त कहते हैं। एक बार रुकिएगा, सुनिएगा, मूर्त जो होता है उसे बच्चा ऐसी वस्तु को मूर्त कहते हैं जिसे वह छू सके, अपने स्पर्श कर सके, टच कर सके, वह क्या है, मूर्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। जैसे आपने कहा बच्चे के सामने एक पेन, आपने पेन कह दिया और पेन इस बच्चे को इस तरह से दिखा रहे हैं आप, तो क्या वो पेन को क्या टच कर रहा है, उसे देख रहा है, यह क्या एक मूर्त चीज़ है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अमूर्त की। अमूर्त मतलब होता है जिसे बच्चा, अमूर्त मतलब जिसे छू ना सके, मतलब टच ना, स्पर्श ना कर सके, केवल वह अपने मन में सोच सके, अपने कल्पना शक्ति का संकल्पनाओं को समझ सके, वह हमारी अमूर्त कहलाती है। जिसे हम छू ना सकें, स्पर्श ना कर सकें, केवल उसके बारे में महसूस कर सकें, वह क्या है, अमूर्त। अमूर्त के एग्जाम्पल जैसे लव, प्यार, प्यार क्या हमारा अमूर्त है। अब बच्चे से प्यार करते हैं, उसे प्यार से व्यवहार करते हैं, यह क्या हमारा अमूर्त के अंतर्गत आता है। अब अमूर्त आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने पॉइंट नेक्स्ट की तरफ, क्या हमारी है, एक पॉइंट होती है इसमें शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार हमारा देख लीजिए किस तरह से हमने व्याख्या किया है। मित्रों प्लीज वीडियो पूरा देखा करिए। दृश्य साधन, दृश्य मतलब जो बच्चा देख सके, दृश्य साधन मतलब ऐसे साधन का प्रयोग शिक्षक करता है जिससे बच्चा देख सके। जैसे वे उपकरण जिन्हें छात्र देख सकते हैं उन्हें हम दृश्य साधन कहा जाता है। जैसे श्यामपट्ट हुआ, निर्देश हुआ, देखा फ्लैश बोर्ड हुआ, संग्रहालय हुआ, वास्तविक हुआ, पदार्थ आदि, ये सब क्या है, बच्चा इसे देख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं श्रव्य। देखिए श्रव्य साधन क्या है, श्रव्य मतलब बच्चा केवल सुन सके, मतलब क्या, बच्चा सुन सके। वे उपकरण जिन्हें छात्र सुन सकते हैं
उन्हें हम श्रव्य साधन कहते हैं। श्रव्य मतलब जिसे बच्चा केवल सुन सके, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्डिंग, ये सब क्या है, इसे बच्चा देख तो नहीं सकता है। अब टेप रिकॉर्डर उसे रखते हो तो देख ही रहा, लेकिन वह अंदर क्या चल रहा है उसे नहीं देख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कहते हैं श्रव्य साधन। अब दृश्य श्रव्य साधन, एक हमारी पॉइंट है दृश्य और श्रव्य, जिसमें बच्चा देख भी सके और सुन भी सके। इस साधन के माध्यम से बच्चे के ज्ञानेंद्रियां पूर्ण तरह से सक्रिय रूप में कार्य करती हैं। यह दृश्य श्रव्य साधन जो होता है मित्र हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से बच्चे के भावी जीवन में बहुत बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं आप। कोई बच्चा अगर सीखने में कष्ट ज़्यादा हो रहा है उसे, तो आप दृश्य श्रव्य साधन सामग्री के माध्यम से उसे बड़े ही आसानी के साथ पढ़ा सकते हैं। यह उपकरण सबसे महत्व माना जाता है। वे उपकरण जिन्हें छात्र देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है दृश्य श्रव्य मतलब बच्चा उस साधन के माध्यम से बच्चे को हम किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं अगर, तो उसे हम दिखा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। इसे हम दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। जैसे टेलीविज़न हमारा क्या है, टीवी में क्या हो रहा है, पिक्चर चल रही है, कोई कहानी चल रही है, कोई कार्टून चल रहा है, तो बच्चा उसे देख भी रहा है और उसे सुन भी रहा है। तो क्या है, उसकी इंद्रियां सक्रिय हैं। जैसे मान लीजिए अभी मोटू पतलू सीरियल आता है, ठीक है, बच्चा मोटू पतलू सीरियल देख रहा है, तो आप उसे पूछेंगे कि अगर जो टीवी में दिखा है, बच्चा देखा है कि मोटू और पतलू, तो मोटू पतलू को देखा है। जैसे ही आप अगर उसको बाहर मतलब एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं तो बच्चा बता देगा कि यह मोटू है, ये पतलू है, क्योंकि यह बच्चा जो अगर दृश्य श्रव्य साधन के माध्यम से उससे आप ज्ञान दे रहे हैं तो उसकी इंद्रियां जो होती हैं बहुत ही सक्रिय कार्य करती हैं। ठीक है, और मोबाइल जैसे कि आप जानते हैं, बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, बच्चे अगर यूट्यूब पे कुछ कहानी दे दीजिए, कोई कविता दे दीजिए, तो क्या करेगा, उसे देखेगा और उससे आप अगर बाद में उस चीज़ को पूछते हैं तुरंत बता देगा। कंप्यूटर में कोई चीज़ दिखाते हैं और उससे कोई चीज़ आप बताते हैं तो वो सीख लेगा जल्दी से। सिनेमा जानते हैं, जिस सिनेमा जहाँ पिक्चर देखने के लिए बच्चे जाते हैं, आपने खुद जड़े, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग जाते होंगे सिनेमा में। ठीक है, प्रोजेक्टर, नाटक क्या है, जैसे बच्चे के नाटक मंच पर कोई नाटक हो रहा है, कोई व्यक्ति नाटक कर रहा है, कोई बच्ची मतलब बच्चा का मतलब कोई व्यक्ति कॉमेडी कर रहा है मंच पर खड़ा होकर के, तो आप उस बच्चा जब देखेगा तो वह उसको आकर के घर पे नकल करता है, उसे सीख लेता है। तो मित्रों, आज हमारा हिंदी पेडोलॉजी का चैप्टर 7 था। बाकी मैंने जो इसमें हमारा 5वां चैप्टर है मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन मैंने सीटेड इंपॉर्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट बना के डाला है, उसे देख सकते हैं। और 8वां चैप्टर हमारा जो है निदानात्मक और उपचारात्मक, इसे भी मैंने सीटेड इंपॉर्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर सेव किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज ये हमारी आखिरी क्लास थी हिंदी सीटेड पेडोलॉजी की। तो मित्रों प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखिएगा, जो हमारा 9 चैप्टर है, टोटल पूरा 9 चैप्टर हमारा हिंदी पेडोलॉजी में मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको आसानी से बता सकूँ। तो मित्रों प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं मित्रों बस एक बार लाइव आ सकूं। और मैं लाइव आ गया मित्रों तो आपको जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो मित्रों ठीक है, धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करिए, सहारा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।